हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीकेएम फिजिक्स क्लासेस पर सभी का वेलकम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स का एक चैप्टर, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डियर स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन कर लिया है और आपने जान लिया है कि प्रकाश को हम किरण रूप में मान रहे थे, यानी कि एक प्रकाश की जो हम गुणधर्म की बात करें कि वो एक सरल रेखीय पथ पे गति करता है। हमने उसको एक किरण मान के हमने सारी कैलकुलेशंस की, काफी चीजें हमने पढ़ी रे ऑप्टिक्स में, और हमने उसके जस्ट बाद वेव ऑप्टिक्स में हमने उसी प्रकाश को तरंग रूप में माना और हमने वहां पर परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि फिनोमिनाज को, आदि प्रकाश की घटनाओं को हमने समझाया। लेकिन कुछ ऐसे इफेक्ट हमारे सामने आए जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ऐसा हमारे पास एक फिनोमिना था, एक प्रकाश की ऐसी घटना थी जिसको हम प्रकाश की तरंग प्रकृति से नहीं समझा पा रहे थे। इसलिए हमें एक नई चीज सोचनी पड़ी प्रकाश के लिए कि वाकई में प्रकाश तरंग भी होता है और कण भी होता है। तो इस चैप्टर में हम इसकी ड्यूअल नेचर को जानेंगे, विकिरण की और पदार्थ की। पदार्थ भी दोनों तरीके का होता है और विकिरण भी, यानी कि पार्टिकल नेचर भी होता है लाइट के पास, और विकिरण यानी कि रेडिएशन, या हम कहें वेव नेचर। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों लाइट के पास होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए अपन आगे थोड़ा सा चलते हैं। आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर 1, हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। ओके, और इसमें आप लोग बेसिकली जो ज्यादा मेजर चीज पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इमिशंस भी हम आपको बताएंगे, अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, अभी अपन उन्हीं की आज बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक ही वही है। फिर इसमें हम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य भी पढ़ेंगे। आगे हम आइंस्टीन का जो समीकरण है, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्या समझाया, वो चीज भी हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर के नोट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको एक नंबर बताऊंगा जिस पे आपको मैसेज करना होगा, वहां से आप नोट्स भी ले पाएंगे, कलरफुल नोट्स। ओके, तो इस चैनल पर आपको लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी मिलेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख के आना है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में कैसे लिखना है ये कोई नहीं, आपको बहुत कम लोग बता पाते हैं। तो आपको लिखना, यानी आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए एग्जाम में, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ओके, ये लेक्चर दोनों ही बोर्ड्स के लिए, आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड्स के लिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ाने वाला हूं वो समझिए आप। हमारा अभी का जो टारगेट है, हम लाइट को, यानी कि प्रकाश को अभी तक हमने वेव ऑप्टिक्स में तरंग माना। लेकिन इस चैप्टर में याद रखना, इस वाले चैप्टर में हम प्रकाश को तरंग भी मानेंगे और कण भी मानेंगे। यानी प्रकाश ड्यूअल नेचर रखता है, अर्थात ये दोगला होता है। ये तरंग रूप में भी व्यवहार करता है, ये कणीय रूप में भी व्यवहार करता है। ठीक है, तो मेजर हमारा जो फोकस है इस चैप्टर में कणीय रूप पर होगा। क्यों? क्योंकि हमें इस चैप्टर में
प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाना है। किसको समझाना है? प्रकाश विद्युत प्रभाव को। और उसको आप कणीय रूप से ही समझा पाएंगे, तरंग रूप से आप नहीं समझा पाएंगे। ओके, तो परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को आप प्रकाश के कौन से रूप से समझा पाएंगे? आपका आंसर होगा कणीय रूप से। ओके, तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा देखिए आज का जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। विकिरण व द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर का नाम है ये। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हमारा पहला टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाना। और इसमें 3 टाइप हम पढ़ने वाले हैं। पहला है तापीय उत्सर्जन, दूसरा है क्षेत्र उत्सर्जन, तीसरा है प्रकाश उत्सर्जन, थर्मल इमिशन, फील्ड इमिशन, फोटो इमिशन। ओके, पहला हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है? किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की जो घटना है वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। अब आप समझिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा यहां पर आप ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेते हैं जिससे कि आपको हम अच्छे से समझा पाए। देखिए, हमारा आज के लेक्चर का जो मोटो है, जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है? हम कोई भी मेटेलिक सरफेस हमारे पास, और इस मेटेलिक सरफेस के अंदर आपको पता है धात्विक सतह के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पाए जाते हैं कि नहीं? जो धातुएं होती है उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के क्रिस्टल के अंदर घूमते रहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इनको उत्सर्जित करवाएं, हम यहाँ से इनको बाहर निकालना चाहते हैं, नॉकआउट करना चाहते हैं, धात्विक सतह से बाहर निकालना चाहते हैं। तो हमें क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी आप अलग अलग रूप में दे सकते हैं। उन्हीं रूपों को हमने अलग अलग भागों में बांटा और हमने इस उत्सर्जन को 3 प्रकार से डिवाइड किया है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए धातुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधातुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और ये जो सतह वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं हम इन्हीं को निकाल पाते हैं, क्योंकि जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले वो नहीं निकलेंगे। जो धातु के नीचे जैसे डेप्थ में जाओगे वो इलेक्ट्रॉन आपके नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो अच्छे से बाउंड होते हैं। हम फ्री इलेक्ट्रॉन, हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ही बाहर निकाल पाएंगे। ओके, तो आइए समझते हैं इस चीज को। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी पर है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे करवाया जाए। हमारे पास एनर्जी देने के 3 तरीके हैं। पहला हम एनर्जी देंगे ताप के रूप में, उसी को बोलेंगे तापीय उत्सर्जन। दूसरा हमारा जो रूप है, इस रूप में हम एनर्जी देंगे, वो है क्षेत्र उत्सर्जन या विद्युत क्षेत्र भी बोल दो। और तीसरा है प्रकाश उत्सर्जन। ठीक है, ये 3 टाइप हमारे पास है। फटाफट इनको देख लेते हैं अपन। तो आपको बोर्ड में ऐसे बना के आना है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। पहला है तापीय उत्सर्जन, दूसरा है क्षेत्र उत्सर्जन, और तीसरा है प्रकाश उत्सर्जन, थर्मल इमिशन, फील्ड इमिशन और फोटो इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं कि किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की जो घटना है उसे हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बोलते हैं। ओके, आगे आइए। धातुओं में अत्यधिक संख्या में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, परंतु ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर बाहर नहीं आ सकते। आप देखते हो आपके पास हमारे वातावरण में बहुत सारे धातु हैं, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं? कैसे? ऐसे ही नहीं निकल पाते। वो अंदर आपको होता है, किसी भी धातु के क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स होते हैं, और एटम्स बहुत सारे हैं, तो हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं?
न्यूक्लियस के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण बलों से भी बंधे हुए हैं, आकर्षण बलों से बंधे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आसानी से बाहर नहीं आ सकते, हमें उनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यदि हम धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाना चाहते हैं तो हमें धात्विक सतह को निश्चित ऊर्जा देनी होगी। मानते हो इस चीज को? हमें एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना धात्विक सतह को, तभी इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होंगे, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे सतह से, अदरवाइज नहीं आ सकते। अब एनर्जी देने के अलग अलग तरीके हैं प्यारे बच्चों, समझिएगा इस बात को। तो एनर्जी देने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, उनकी चर्चा करने से पहले हम इस चैप्टर की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी जानते हैं, शब्दावली कि क्या शब्दावली आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन इमिशन। आइए, पहला हमारा टर्म है कार्यफलन। बच्चों छोटी छोटी डेफिनेशन आपसे बोर्ड के अंदर पूछी जाएगी। कार्यफलन क्या है, परिभाषित कीजिए। तो कार्यफलन का मतलब क्या है कि किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाता है। इसे फाई नोट से प्रदर्शित करते हैं। कार्यफलन का मान धातु के गुणधर्म पर क्या करता है, निर्भर करता है। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए कार्यफलन का मान भिन्न भिन्न होता है। कैसे, समझिए इस चीज को मैं आपको यहां समझा देता हूं एक बार। देखिए, कोई भी धातु आपके पास, ये एक मेटालिक सरफेस है, ठीक, ये धात्विक सतह है। इसके अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन से काफी सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। अब आपको पता है अलग अलग धातुएं हैं, तो अलग अलग धातुओं को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊर्जा भी क्या देनी पड़ेगी, अलग अलग देनी पड़ेगी। जैसे एल्यूमिनियम है, सीजियम है, तो इनके लिए आपको ऊर्जा कम देनी पड़ती है, इनसे इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से उत्सर्जित करवा सकते हैं। जबकि आप बात कर लें प्लेटिनम की, जैसे ये मान लो सीजियम धातु है और एक लेता हूं प्लेटिनम धातु। प्लेटिनम धातु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, अंदर बंधे हुए रहते हैं, तो उनको निकालने के लिए, उनको बाहर खींचने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी दे रहे हैं मान लीजिए अपन, तो मान लीजिए इसको दे रहा हूं मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इसको 5 दूंगा प्लेटिनम को, तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसको मुझे मान लीजिए 10 देना पड़ रहा है। कुल मिला के सीजियम की धातु को जितनी एनर्जी आप दे रहे हो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, जस्ट उत्सर्जित करवाने के लिए ओनली, उससे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, प्लेटिनम वाली धातु को। इसका मतलब कार्यफलन का मतलब क्या है कि किसी भी धातु को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जस्ट क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्यफलन बोलेंगे। वर्क फंक्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और भिन्न भिन्न धातुओं के लिए कार्यफलन का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। सीजियम की धातु के लिए अलग होगा, प्लेटिनम के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा। हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। प्यारे बच्चों, समझ में आती है बात? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके गणितीय रूप। इसको हम कैसे लिखेंगे गणितीय रूप में? इसका जो फॉर्मूला आता है फाई नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट। प्यारे बच्चों, आप एक चीज ध्यान रखें, यहां पर फाई नोट के साथ साथ हम इसको डब्ल्यू भी लिखते हैं। इसको कई बार डब्ल्यू नोट से भी लिखा जाता है, वर्क फंक्शन। फाई नोट से लिख दो डब्ल्यू नोट, और इसका जो फॉर्मूला होता है एच न्यू नोट। एच न्यू नोट, फाई नोट क्या है, कार्यफलन, एच क्या है, प्लांक नियतांक, न्यू नोट क्या है, देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा क्या होती है, अभी इसकी बात अपन करेंगे। सॉरी, इसको देहली ऊर्जा नहीं, देहली आवर्ती लिखिए बच्चों, देहली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एच की जो वैल्यू है, एच की वैल्यू आप सभी जानते हैं, प्लांक नियतांक कितना होता है, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड।
ये इसका मात्रक है जूल इंटू सेकेंड, याद रखेंगे सभी। वर्क फंक्शन का क्या होगा, यानी कि कार्यफलन का मात्रक क्या बनेगा यहाँ से, भाई एच का मात्रक तो कितना है, जूल इंटू सेकेंड, यहाँ रख दो। देखो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, फाई नोट एच का तो हो गया जूल इंटू सेकेंड इंटू न्यू नोट क्या है, आवर्ती तो है, और आवर्ती का क्या होता है, आवर्ती होती है आवर्तकाल का व्युत्क्रम, आवर्तकाल का होता है सेकंड, तो 1/सेकंड किसका हो गया, आवर्ती का। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, क्या बचा, ओनली जूल। तो ध्यान रखना वर्क फंक्शन का जो हमारे पास मात्रक है वो हो जाएगा जूल, ये परीक्षा में पूछा जाता है। आपको एक रिलेशन और याद रखना है, कई बार क्या हमारे से ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी जाती है, इसमें पूछी जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब भी ऊर्जा पूछी जाए तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है, बोर्ड में आरबीसी में इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल जरूर आता ही आता है। आप ये मान के चलो एक साल छोड़ के एक साल आता ही रहता है, फेवरेट फॉर्मूला है एग्जामिनर का ये। ठीक है, आगे चलिए। अब मैं आपसे बात कर रहा था देहली आवर्ती, देहली आवर्ती क्या है इसको समझाते हैं। पहली आवर्ती क्या है, देखिए आपतित प्रकाश या विकिरण बोल दो कि वह न्यूनतम आवर्ती जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए, यानी बस जस्ट धातु से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाए। मान लो आपने दिया शुरू में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ऐसे धीरे धीरे एनर्जी देते जा रहे हो, तो वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जो आप धातु की सतह को दो और इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलना प्रारंभ हो जाए, उसके बाद आप देते रहो तो भी इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, अगर उससे कम दोगे तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूनतम आवर्ती जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए देहली आवर्ती कहलाती है। छोटे छोटे डेफिनेशन है, ध्यान रखना, इसे न्यू नोट से व्यक्त करेंगे। देहली ऊर्जा भिन्न भिन्न धातुओं के लिए क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, सीजियम धातु के लिए जो कार्यफलन है उसकी वैल्यू आती है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना आपको। अब मैंने अभी बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, ये रहा 1.6 इतना जूल में, है ना। तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना चाहो तो इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 3.424 इंटू 10 की पावर -19 जूल, 19 जूल हो गया। ओके, ऐसी प्लेटिनम धातु के लिए बात करें कार्यफलन होता है 5.65 और 1.6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो फाई नोट की वैल्यू जूल में आ जाएगी, ये वाली। आपने देखा हर धातु के लिए कार्यफलन अलग अलग होता है, अर्थात हर धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अलग अलग न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ती है। समझ गए बात को, अधिकतम कितनी भी दो आप, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया कितना होना चाहिए किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने का, वो कौन बताएगा हमें, कार्यफलन, वर्क फंक्शन। ओके, चलिए आगे। देहली तरंग दैर्ध्य, अब ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि न्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है, न्यू इक्वल टू होता था सी अपॉन लैम्डा। तो जब न्यू आपका मिनिमम है, न्यू देखिए मिनिमम है ना यहाँ पर, न्यू आपका मिनिमम है तो लैम्डा नोट को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। इसका मतलब देहली तरंग दैर्ध्य की जब परिभाषा आप दोगे तो उसमें न्यूनतम वर्ड नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा, आप हिंदी में भी लिखना चाहो तो लिख लो अधिकतम। और यहाँ पर न्यूनतम, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो परिभाषा की डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी, आपतित प्रकाश विकिरण की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, ध्यान रखना वर्ड अधिकतम लगाना है, जबकि हमने देहली आवर्ती में लगाया था न्यूनतम, यहाँ अधिकतम लगाना, क्योंकि आप फॉर्मूले से देख लो ना, अगर ये मिनिमम होगा तो इसको अधिकतम होना ही पड़ेगा। अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिस पर धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए उसे देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो न्यू नोट इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नोट, देहली तरंग दैर्ध्य आ गई। आप उसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, फाई नोट वाला क्या था, एच न्यू नोट, एच न्यू नोट की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन लैम्डा नोट। तो फाई नोट का जो नया फॉर्मूला आ गया वो ये आ गया।
Hc अपॉन लैम्डा नॉट। अब बात करते हैं हम धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने का कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं। आज का पार्ट हमारा थ्योरेटिकल है बच्चों, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब कौन कौन सी विधियां, पहला है तापीय उत्सर्जन, थर्मल इमिशन। जब किसी धात्विक सतह को तापमान के रूप में ऊर्जा दोगे आप, तो नाम से स्पष्ट तापीय बोल रहा है तो तापमान में देनी पड़ेगी। तो एक निश्चित तापमान के पश्चात धात्विक सतह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इसी घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इस विधि में धात्विक सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को तापीय इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से निकले, टेम्परेचर की वजह से। उन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलेंगे तापीय उत्सर्जन, तापीय इलेक्ट्रॉन। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो दिए गए ताप पर निर्भर करती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिए गए ताप पर निर्भर करती है। तापीय इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से, यानी जो वो फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन, उससे क्या होगी, जब भी आपको होता है इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है तो धारा उत्पन्न होती है, उसी को उत्पन्न धारा को तापीय धारा बोलेंगे। आइए डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं अपन। यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज करें ये आपके पास एक मेटालिक सरफेस है। क्या है ये, मेटालिक सरफेस, धात्विक सतह। और इस धात्विक सतह के अंदर काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये डायग्राम आपको नोटबुक में बनाना है। धात्विक सतह, ठीक। अब क्या करना है, इसको टेम्परेचर देना है आपको। तो नीचे एक बर्नर जला दो भाई, और तो क्या करें, गैस पे ले जाकर रख दो धातु को, ठीक। तो ये आग जल गई ना, टेम्परेचर आपने दे दिया, और टेम्परेचर दे दिया, इसको हम बर्नर बोला करते थे छोटी क्लास में, 9th-10th में, बर्नर, ठीक। तो जैसे आप टेम्परेचर दोगे तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, एक मिनिमम क्राइटेरिया पूरा होने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो जब जैसे आप तापमान बढ़ाओगे धीरे धीरे, 1 डिग्री बढ़ा, 2 डिग्री, ऐसे धीरे धीरे डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, केल्विन में मान लो। तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, लेकिन आफ्टर एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद, एक निश्चित तापमान के बाद, इलेक्ट्रॉन को बाहर आना ही पड़ेगा। उसकी अब मुसीबत हो गई, उसको बाहर आना पड़ेगा, नॉकआउट होना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर आ गया। इस बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन को, यही है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, तापीय इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से निकला, तापमान की वजह से। अब जैसे जैसे तापमान आप इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंजन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक तो कम तापमान दोगे तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा दोगे तो ज्यादा। तो इसीलिए लाइन लिखी है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिए गए ताप पर क्या करती है, निर्भर करती है, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, किसी सर्किट में अगर आपने इनको फ्लो करवा दिया, इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये करंट प्रोड्यूस करेंगे, करंट को उत्पन्न करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, तापीय धारा बोलते हैं, ठीक है। तो पहली विधि आपको समझ में आई, तापीय उत्सर्जन। अगली विधि में हम चलते हैं। दूसरी विधि हमारी क्षेत्र उत्सर्जन, यानी कि फील्ड का इमिशन करवाएंगे। इस विधि में क्या करते हैं, हम तापमान के फॉर्म में एनर्जी नहीं देंगे। इस विधि में हम क्या करेंगे, जब किसी धात्विक सतह को विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा ऊर्जा दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन धात्विक सतह से क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन। इस विधि में धात्विक सतह को किसी प्रबल विद्युत क्षेत्र 10⁸ वोल्ट मीटर कोटि के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है विद्युत क्षेत्र, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन धात्विक सतह से क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। समझिए कैसे। देखो हो सकता है ये मेथड आपको समझ में नहीं आए, क्यों। इस मेथड को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत चैप्टर 1 का नॉलेज होना चाहिए। कोई बात नहीं, फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी नहीं आया तो आप होल्ड रख लीजिएगा, जब चैप्टर 1 आपका हो जाएगा तब आप समझ जाएंगे। मान लीजिए ये प्रबल विद्युत क्षेत्र मैंने लगा दिया,
कि वो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा ध्यान रखना प्लस से माइनस की तरफ होती है, यूं होती है। तो हमने क्या करा, विद्युत क्षेत्र लगा दिया यहाँ पर, और अब इसके इन विद्युत क्षेत्र के बीच में एक धातु की सतह रखेंगे, यानी कोई भी एक धातु की प्लेट लाके रख दो। ठीक, और आप होता है धातु की प्लेट रख दी तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे फ्री है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको हमें बाहर निकालना है। अब मुझे बताना इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे आप सभी को पता होगा चार्ज की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। मुझे बताओ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन को ये वाले जो विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव वाला, यानी ये प्लेट वाला जो विद्युत क्षेत्र वो इसको इधर खींचेगा। और आपको ये पता ही है कि नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। तो इधर धक्का लगेगा और ये इधर खींचेगा, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन इस वाली दिशा में जाएगा। और जब विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे, और कितने बताए वैल्यू मैंने, 10 की पावर 8, बहुत अधिक प्रबल विद्युत क्षेत्र है ये, खतरनाक वाला। 10 की पावर 8 बहुत बड़ा विद्युत क्षेत्र है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़ के इधर भागने लगेंगे और धातु की सतह से बाहर निकल जाएंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का ये जो उत्सर्जन है, जो हमने किससे करवाया, विद्युत क्षेत्र से। पहला हमने करवाया ताप से, दूसरा करवा रहे विद्युत क्षेत्र से। इसे बोलते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। और इन इलेक्ट्रॉन को जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है, इनको हम इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम, 10 की पावर 8। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मेथड हो गए। ठीक है, अगला देखिए प्रकाश उत्सर्जन, तीसरा मेथड, जो कि आज का लास्ट हमारा मेथड है। प्रकाश उत्सर्जन में क्या है, नाम से स्पष्ट है, ऊर्जा इस बार प्रकाश के फॉर्म में देनी पड़ेगी, लाइट के फॉर्म में। जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश डाला जाएगा तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगेगा, उत्सर्जन होने लगेगा। इसी घटना को प्रकाश उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि हमें धातु की सतह पर इस बार लाइट डालनी है, यूं ऐसे एनर्जी डालनी है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अंदर है बहुत सारे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। इन्हीं को हम, प्रकाश की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। ये आपको डायग्राम बना लेना है, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से धारा प्रवाहित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है, इसकी मैंने एक डेफिनेशन और दी है आपको, देखो प्रकाश उत्सर्जन की। जब किसी धात्विक पृष्ठ पर देली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है तो धात्विक सतह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगेगा। मैंने क्या कहा था, देली आवर्ती क्या है, एक वो न्यूनतम आवर्ती है जिससे कम आवर्ती पर क्या नहीं होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश उत्सर्जन या कोई भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा ही नहीं, उस आवर्ती के बाद में ही होगा। वो एक मिनिमम क्राइटेरिया, वहां तक पहुंचो तो सही। पहले आप चाहो तो एक लाइन लिख लो, यदि प्रकाश देहली आवर्ती से कम आवर्ती का डाला जाए तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के टाइप्स पढ़ लिए हैं। तो बच्चों कुछ नहीं करना, आज के इस लेक्चर को बस आपको अच्छे से देखना है और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर नोट्स बनाने। कलरफुल तो आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है, बट आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करते हैं, अच्छे नोट्स बनाएं। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो भी जानकारी में जो आपके क्लासमेट था, आप उनको सभी को इसको शेयर करें, हिंदी मीडियम के प्यारे विद्यार्थियों के लिए। ठीक है,
बाकी इस लेक्चर में जो भी आपको चीजें समझ नहीं आई, आप उनको मुझे या तो कमेंट बॉक्स में बता दें, या मैं आपको एक मोबाइल नंबर देता हूं बच्चों, पर्सनल मोबाइल नंबर, जिस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं और इसी पर आप मेरे से नोट्स भी ले सकते हैं। 9057662106 ये अपने पर्सनल मोबाइल नंबर है, ठीक है। इस पर आप पीडीएफ मेरे से मांग सकते हैं। तो ओके, बाय बाय बच्चों, आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं बाकी कल अगले लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।